चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? कल हमने प्याजे के बारे में स्टडी की थी, ठीक है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की, एक मिनट, तो प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की अपनी 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। 4 अवस्थाएं कौन सी थी प्याजे की? पहली अवस्था थी संवेदी संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें थे 2 से 7 वर्ष। फिर थी तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। फिर चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें थे इनके 11 वर्ष और उससे अधिक। इसके बाद हमने पहली 2 अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें पहली अवस्था थी संवेदी संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, जिसमें बच्चे के अंदर कौन सी प्रवृत्ति जागरूक होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे चूसना जो है एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। तो ये बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास में जो संवेदी संक्रियात्मक अवस्था है उसमें आ जाती है। प्याजे मानते थे कि शिशु या बच्चा सक्रिय रूप से सीखने वाला होता है, जो कि वातावरण में होने वाले उद्दीपकों या प्रेरणा के प्रति उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। शिशुओं की जन्म के साथ प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे चूसना, वस्तुओं को पकड़ना आदि संज्ञानात्मक विकास का आधार बन जाती है। अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करना बच्चा इसी अवस्था में सीखना शुरू करता है। वे बड़े होते हैं, वे ऐसे व्यक्ति का भी अनुकरण करते हैं जो उस समय वहां उपस्थित नहीं होता। इसे हम डेफर्ड अनुकरण कहते हैं। धीरे धीरे बच्चों में वस्तु स्थायित्व गुण विकसित होने लग जाता है। जैसे 4 महीने का जो बच्चा होगा, अगर आप उसकी आंख से उसकी गेंद कर दोगे, ओझल कर दोगे, तो वो ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन 15 माह का बच्चा जो होगा वो अपनी बॉल को ढूंढ लेगा। आपने चाहे कहीं पर भी छुपाइए, वो लग जाएगा उसके पीछे। तो इसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होने लग जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चे के अंदर आती है तो 2 से 7 वर्ष का समय होता है, जिसे हम कहते हैं कि पूर्व तर्क की अवस्था। बच्चा पूर्ण रूप से तर्क नहीं कर पाता। आत्म केंद्रिता का भाव बच्चे के अंदर आ जाता है कि बस वही सही है, जो है वही ठीक है। बच्चे के अंदर और क्या होता है? पलटावीकरण की भावना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। आप अगर बच्चे को कहोगे कि ये ग्लास है, इसमें से दूध तुम जो है कटोरे में डाल दो और फिर कटोरे से वापस गिलास में डाल दो, तो ये बच्चा करने में असमर्थ होगा, ठीक है। और फिर क्या है? आध्यात्मिक और अतार्किक सोच बच्चों के अंदर विकसित होती है, यानी कि वो ये मानते हैं बच्चे कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं अगर वो चल रही हैं तो वो सजीव है। जैसे बच्चा बादलों को सजीव मान लेता है, ठीक है। फिर है आगे इसी अवस्था में संरक्षण की अवस्था। संरक्षण की जो अवस्था होती है उस क्षमता का जो अभाव होता है इस अवस्था में कम ही होता है। बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है, यानी कि वर्गीकृत बच्चा नहीं कर पाएगा विभिन्न चीजों को। तो ये हमारी 2 अवस्थाएं थी जो हमने कल की थी। अब हम इससे आगे करेंगे। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, एक मिनट, मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की बच्चे के अंदर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अंत हो जाता है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है, परंतु वे काल्पनिक परिस्थितियों में तर्क शक्ति का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास कब हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। वो जो है पूर्व तर्क की अवस्था है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो पूर्व तर्क की अवस्था है, परंतु तर्क शक्ति का विकास इसमें हो जाता है। पर इसमें भी एक कमी होती है कि वो काल्पनिक परिस्थितियों में तर्क शक्ति का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी कि जो चीजें सामने हो उस पर तो फटाफट तर्क करेंगे, लेकिन अगर कोई बात काल्पनिक हो जाए, कोई स्थिति काल्पनिक हो, तो वो वहां पर बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, तर्क शक्ति का विकास जरूर इसमें होता है। उनके तर्क मूर्त वस्तु या परिस्थितियों की ठोस अवलोकित विशेषताओं तक ही सीमित होते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे के तर्क हैं वो सिर्फ मूर्त चीजों तक ही सीमित रहते हैं। बच्चे अब दूसरे लोगों के विचारों को भी समझने योग्य हो जाते हैं। बच्चा किस अवस्था में दूसरों के विचार समझना शुरू कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसीलिए कहा जाता है इस अवस्था में कि बच्चे के सामने सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि अगर इस अवस्था में बच्चे के मन में कोई बात बैठ जाए तो वो सारी जिंदगी उसके अंदर से नहीं निकल पाती है। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं बातों से हिसाब लगा लेगा कि ये सामने वाला इंसान किस तरीके का है। अगर वो उससे अच्छे से बात नहीं करता, बच्चे से कोई सामने वाला जो उसके है इंसान, तो वो ये मान लेगा कि भाई ये इंसान अच्छा नहीं है, ये मेरे से गंदा बिहेव कर रहा है। वो जाके अपने पेरेंट्स को कहेगा कि वो अंकल आंटी अच्छे नहीं है, मेरे साथ बहुत गंदे से बात करते हैं, मुझे डांटते हैं, धमकाते हैं। तो ये बातें बच्चा कब समझना शुरू कर देता है? ये बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझना शुरू कर देता है कि वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप एक बच्चे, घर में 2 बच्चे, एक के लिए आप चीज ले आओ, दूसरे के लिए आप ना लेके आओ। 7 से 11 वर्ष का बच्चा अगर होगा तो वो कहेगा आप मेरे लिए नहीं लाए, अवश्य कहेगा वो इस अवस्था का बच्चा कि मेरे लिए नहीं लाए आप। तो वो वहां पर क्या सोचेगा, चाहे आपको उसकी जरूरत भी ना हो, वो ये सोचेगा कि भाई आप जो है दूसरे से ज्यादा प्यार करते हो और उससे कम करते हो, जबकि चाहे वो चीज उसके यूज की हो भी ना। नेक्स्ट है बच्चों का विकेंद्रित होना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो विकेंद्रित होना है बच्चों का, वो इसी अवस्था के अंदर आता है। इस अवस्था में बच्चों की समझ वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं रहती। वर्गीकरण करते समय वे एक से अधिक पहलुओं को ध्यान में रख सकते हैं। उनके पास विचारों को विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति है। इस अवस्था में बच्चे जो है विचारों को पलट कर समझना शुरू कर देते हैं, एक बात को अनेक पहलुओं पर सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को ऊपर की अवस्था में ये लगता है कि दवाई कड़वी है, गंदी है, नहीं लेनी है, इस अवस्था में बच्चा ये तो समझता है कि दवाई कड़वी है, गंदी है, टेस्ट लेस है, पर वो ये जरूर समझता है कि इससे मेरी बीमारी दूर होगी तो मुझे ये दवाई लेनी है। ठीक है, यहाँ पर वो अनेक चीजें सोचने लग जाता है। आगे है अपनी एक और क्षमता, कर्मबद्धता भी वह इस आयु में सीख जाता है। बच्चा किस आयु में कर्मबद्धता सीखता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे अब वस्तुओं को उनकी परिभाषित विशेषताओं के आधार पर कर्मबद्ध कर सकते हैं। अब बच्चा जो है कर्मबद्ध तरीके से चीजों को लगाएगा, यह गुण कर्मबद्धता कहलाता है। उदाहरण के लिए
वे विभिन्न आकार की पेंसिलों के समूह को घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं। आपकी बार जो है बच्चा अपनी विभिन्न छोटी हो या बड़ी हो पेंसिलों को उनके आकार के अनुसार लगा देगा। यह सभी विशेषताएं संज्ञानात्मक विकास की पूर्व से क्रियात्मक अवस्था वाले बच्चों की तुलना में उनके बेहतर समस्या समाधान करता बनाती है। जो बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ज्यादा बच्चों को समस्या समाधान करता बनाती है। यानी कि चाहे कोई भी अवस्था हो, कोई भी चीज हो, कहीं से भी गुजरना हो, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, समस्या समाधान करता बनाना बच्चे को यही इस प्रकृति का नियम है कि वो अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर ले। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है उसके अंदर डेवलप हो जाए। और यही विकास का सबसे महत्वपूर्ण नियम भी है कि इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। आगे है लास्ट स्टेज जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष व अधिक। ठीक है, चलिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष से अधिक की अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आरंभ होती है। यहाँ किशोर उच्च मानसिक क्षमताओं वाले कार्य करने योग्य हो जाते हैं। अब बच्चा जो है उच्च कार्य करना शुरू कर देगा अपने, बहुत सोचे समझे हुए। उनके विचारों में लचीलापन होता है। वे जटिल समस्याओं को भी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके संभावित हल खोज सकते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं, संभावित हल खोज सकते हैं और विचारों में लचीलापन भी बच्चे के अंदर आ जाता है। अमूर्त विचारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता परिकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क शक्ति के प्रदर्शन से भी है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो है परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क आने लग जाते हैं। यानी कि बच्चे समस्याओं का समाधान करना शुरू करते हैं, उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और अपनी उच्च से उच्च परिकल्पनाओं में यानी कि ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को ये कहो या इसी उम्र के 11 वर्ष से अधिक बच्चों का एक जो ग्रुप है, आप उसे ये कहो कि बच्चों आपको एक अनाथ आश्रम में जाकर के ये पता लगाना है कि वहां के बच्चे किन समस्याओं का सामना करते हैं, तो वो जो ग्रुप होगा इस उम्र के बच्चों का वहां जाएगा और अच्छे से वहां की सारी समस्याओं को जान करके आपके पास आएगा और वहीं पर वो ये भी सोच लेगा इतनी सी देर में, इस इंटरवल में आपने चाहे उसे कहा ना हो कि इन समस्याओं को कैसे सॉल्व भी किया जा सकता है, आपने सिर्फ ये कहा कि अनाथ आश्रम के बच्चे जो है किन समस्याओं का सामना करते हैं। बच्चा आपके पास वो समस्याएं तो बताएगा, साथ ही साथ वो ये भी बता देगा आपको कि हम इन समस्याओं को कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन इतना बच्चा कर लेगा कि हम पैसे कलेक्ट करेंगे अपनी क्लास में, फिर हम वो पैसे, मान लो अगर हम क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, हम 20 रुपीज भी कलेक्ट करें तो हमारे पास 800 हो जाएंगे। हम उनसे कुछ चीजें खरीद करके, पेंसिल कॉपी खरीद करके उन बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो पढ़ सके, या हमें जो कुछ आता है हम वो अपनी यहाँ से छुट्टी करके जाएंगे और आधे घंटे के लिए उन्हें पढ़ा देंगे ताकि अनाथ आश्रम के बच्चे पढ़ सके। इस प्रकार के विचार बच्चों के अंदर आएंगे। ठीक है, और वो ये भी सोच सकते हैं कि हम अपने पुराने कपड़े उन बच्चों को दे देंगे ताकि वो अच्छे से उन्हें पहन सके, उनके पास कमी ना हो। अगर सर्दियां हैं तो वो अपने घर से पुराने कंबल ले जाने के बारे में अपने टीचर को बता सकते हैं। इस तरीके से वो समस्याओं को भी बताएगा और समस्याओं को कैसे समाधान निकालना है इसका चिंतन भी वो अंदर ही अंदर कर लेगा अपने मन के अंदर। तो ये सब कब होता है, बच्चे की जो अंतिम अवस्था है अमूर्त चिंतन की अवस्था,
तब होता है जिसमें बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन भी करता है और निगमनात्मक चिंतन भी करता है, यानी कि इन तर्क शक्तियों का उसके अंदर जो है विकास हो जाता है। फिर तो आगे बस यही बचता है बच्चे के अंदर, यानी कि 11 वर्ष से अधिक आगे बच्चा अपने जीवन का निर्माता बन जाता है, खुद अपने तरीके से सोचता है, वो विचारों में लचीलापन आएगा, उसके अमूर्त चिंतन वो करेगा, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो, खोजी प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपकी लास्ट अवस्था में आती है, जहां पर बच्चा पूर्ण रूप से प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये है कुछ क्वेश्चंस आपके, एक बार आप देख लो, मैं करवाऊं या आप करोगे? चलो मैं ही करवा देती हूँ। कॉलम क और कॉलम ख से मिलाए, यानी कि आपको मैचिंग करनी है। अगर वह गतिमान है तो वह जीवित है, ये किस अवस्था में आता है बच्चे के अंदर? अगर वह गतिमान है तो वह जीवित है, यानी कि निर्जीव चीजों को बच्चा सजीव कब समझता है? मैंने अभी करवाया था आपको कि निर्जीव चीजों को बच्चा सजीव समझ लेता है इस अवस्था के अंदर, जहां पर बच्चे के अंदर आध्यात्मिक और अतार्किक सोच आ जाती है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाली निर्जीव चीजों को सजीव समझ लेना। आगे है पकड़ या चूसना, आपको झपकाना बच्चे के अंदर कब आता है? ये जो है बच्चे के अंदर शैशवावस्था में आ जाता है, क्योंकि बच्चा जो है कैसा, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, तो यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं ये यहाँ पर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे है निगमनात्मक तर्क और परिकल्पित तर्क, ये तो अमूर्त चिंतन में आता है और वो किशोरावस्था के बच्चों में पाया जाता है। डेफर्ड अनुकरण कब होता है? डेफर्ड अनुकरण बच्चों के अंदर शैशवावस्था में होता है, आई थिंक, है ना? शैशवावस्था में देखते हैं एक बार इसको पीछे, मैंने ये निशान लगवाया है डेफर्ड अनुकरण भी, ये रहा डेफर्ड अनुकरण, बिल्कुल संवेदी संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चों के अंदर आ जाता है, जिसे हम शैशवावस्था भी कहते हैं। ठीक है, या डेफर्ड अनुकरण किसके द्वारा? ये नहीं, ये तो इसका है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा दिया गया। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। अगर वह गतिमान है तो वह जीवित है, इसे एनिमिस्टिक सोच कहते हैं। ठीक है, आगे है पकड़ना, चूसना और आंख को झपकाना बच्चे के अंदर का बात क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं आएंगे, और ये जो है शैशवावस्था में या संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में ही पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर। परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क शक्ति बच्चों के अंदर किशोरावस्था में होती है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। डेफर्ड अनुकरण बच्चों के अंदर शैशवावस्था के अंदर होता है, यानी कि संवेदी संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। आगे संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा दिया गया है। फिर खालिस्तान, संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जो कि है हमारी संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। पहली वाली 0 से 2 वर्ष की होती है। तीसरी है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। और चौथी है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से अधिक की होती है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। वह योग्यता जो यह समझने में मदद करती है कि बाह्य आवरण में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक विशेषताएं समान ही रहती है, कहलाता है। अब ये देखना पड़ेगा ये कहां पर है। वह योग्यता जब बच्चा बाह्य आवरण में परिवर्तन होती है परंतु भौतिक वस्तुएं समान ही रहती है, ये तो लास्ट वाले में आगे बात। विकेंद्रीकरण की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वह अवस्था है, इस अवस्था में बच्चों को वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं रहती, बल्कि वह वर्गीकरण करते समय एक से अधिक पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, और क्या है ये यहाँ पर है? काल्पनिक परिस्थितियों में तर्क शक्ति का प्रयोग करने की कठिनाई का तो अनुभव करता है। उनके तर्क अमूर्त वस्तुओं, ठोस वस्तु, अवलोकित
तक सीमित होते हैं। बच्चे एक दूसरे के विचारों को समझने के योग्य होते हैं। एक मिनट और भी दे देते, इसमें क्या कुछ होगा? इस वह योग्यता जो यह समझने में मदद करती है कि बाह्य आवरण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक विशेषताएं समान रहती है। एक मिनट ऊपर चले जाते हैं हम। आध्यात्मिक आत्म केंद्र, इसमें तो गतिविधि में इस क्षमता को समझ नहीं पाते कि किस घटना में प्रारंभिक बिंदु का अनुभव करना है और स्थिति। देखो ये रहा संरक्षण। इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण करने की क्षमता का तो अभाव पाया जाता है। ऐसा तब होता है जब बच्चा यह समझने में असफल होता है कि वस्तु की बाह्य आकृति बदलती है। क्या ये चीज कब आती है बच्चे के अंदर कि भाई संरक्षण जो है, इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण क्षमता का तो अभाव पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? अभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चा ये समझने में असफल हो जाएगा कि बाह्य आकृति तो बदलती है परंतु वस्तु की भौतिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वह पहले जैसी ही रहती है। इसमें तो इसका अभाव है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसके अंदर संरक्षण की भावना जागृत हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे को पता होता है क्योंकि उसके अंदर क्रमबद्धता आ गई है। वो समूहों को विशेष क्रम में बांटना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगी क्योंकि बच्चे को ये पता हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कि बाह्य आवरण में परिवर्तन होता है पर भौतिक विशेषताएं समान रहती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? इस अवस्था, ये चीज जब बच्चे के अंदर आती है इसे हम कहते हैं ये कि बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। पर इस अवस्था को क्या कहेंगे? इसे हम संरक्षण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। वह योग्यता जो यह समझने में मदद करती है कि बाह्य आवरण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक विशेषताएं समान ही रहती है, वह संरक्षण कहलाता है। ये और ये कब आती है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। और उसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें संरक्षण की योग्यता का अभाव होता है। आगे है जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं जानता हूँ सभी वही समान रूप से सोच रहे हैं। बच्चे की यह सोच आत्म केंद्रिता की ओर इशारा करता है। किसी का अनुकरण करना जब वह उपस्थित न हो उसे डेफरेंट कहते हैं। डेफरेंट कहलाता है। आगे है किसी परिकल्पनात्मक समस्या के सभी संभावित समाधानों में से सबसे सही समाधान को चुनना क्या है? परिकल्पनात्मक क्या है? ये क्या कहलाता है? इसे हम किसी अमूर्त समस्या के संभावित को, ये हमारा परिकल्पनात्मक तर्क शक्ति कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? परिकल्पनात्मक तर्क शक्ति कहलाता है या अमूर्त समाधान के संभावित, अमूर्त समस्या के संभावित समाधान की खोज भी कहलाता है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार करते हैं। संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? वो हमारी संवेदी संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरी हमारी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथी हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। फिर है वह योग्यता जो यह समझने में मदद करती है कि बाह्य आवरण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक विशेषता समान ही रहती है, संरक्षण कहलाता है। जिसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अभाव होता है परंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकास होता है। और आगे जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं जानता हूँ सभी वही समान रूप से सोच रहे हैं। बच्चे की यह सोच आत्म केंद्रिता की ओर इशारा करता है। किसी का अनुकरण करना जब वह उपस्थित न हो डेडर्फ कहलाता है। किसी परिकल्पनात्मक समस्या के सभी संभावित समाधानों में से सबसे सही समाधान को चुनना क्या कहलाता है? परिकल्पनात्मक तर्क या अमूर्त समस्या का समाधान खोज कहलाता है। ठीक है, तो आज हमारा जो है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूरा हुआ जिसके हमारे सभी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं।
नेक्स्ट हम करेंगे भाषाई विकास, संप्रेषण और निर्गत साक्षरता। ठीक है, एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। चलिए, भाषाई विकास, संप्रेषण और निर्गत साक्षरता। भाषा मानव जाति की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यही वह योग्यता है जो एक मानव को अन्य जीवों से अलग करती है। क्यों? क्योंकि मानव के पास एक स्पष्ट शब्दों की भाषा होती है। समाज में मनुष्य अपनी भाषाई योग्यता का उपयोग विचारों को संप्रेषित करने, अपने भावों को साझा करने, एक दूसरे के मन को समझने तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने में करते हैं। हम भाषा का प्रयोग दूसरों के विचारों को जानने में, अपने विचारों को समझाने में, भावों को साझा करने में, एक दूसरे के मन की भावनाओं को समझने में करते हैं। भाषा चिंतन करने, सीखने तथा आसपास के संसार को समझने का प्रमुख माध्यम है। भाषा अतीत की घटनाओं का चिंतन करके भविष्य की योजना तैयार करने में सहायता करती है। भाषा जो है हमें अनेक चीजों में मदद करती है, जैसे कि वो हमें अतीत की घटनाओं का चिंतन करके भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करती है। ये ताकत जो है हम इंसानों में ही है, जानवरों में ये नहीं होती। इसी वजह से हम भाषा की वजह से दूसरे जीवों से अलग हैं। भाषा काम करने की रणनीति तथा विचारों के जोड़ तोड़ का मूल्यांकन करने में मदद करती है। मुख्य रूप से भाषा एक उपकरण है। उपकरण के रूप में अनुभूति और इसके समझने में विपरीत सहयोग प्रदान करती है। आगे नेक्स्ट, छोटे बच्चों के विकास के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास मस्तिष्क की वृद्धि तथा परिपक्वता को दर्शाता है। जो भाषा का विकास है वो बच्चे के अंदर उसकी वृद्धि और परिपक्वता को दर्शाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में भाषा विकास जो है तेजी से होता है। इस उम्र में बच्चा लगभग 700 शब्द एक दिन के याद करता है। कोई भी मौखिक प्रेरक जो इस आयु में दिया जाता है बच्चे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अगर बच्चा इस उम्र में कोई नई भाषा सीखने का प्रयास करे तो वो बड़े अच्छे से सीख जाता है, क्योंकि वो एक साथ 3 भाषाएं इस अवधि में सीख सकता है और एक दिन में 700 शब्द याद कर सकता है। और बच्चे के सामने जो भी आप मौखिक रूप से बोलोगे वो बच्चे को याद हो जाएगा। सामान्यतः भाषा का विकास सभी मनुष्यों में समान रूप से होता है, परंतु आयु तथा गति जिससे बच्चा भाषा के विकास के प्रतिमान पर पहुंचता है भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः लड़कियों में भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तेज होता है। हालांकि बाद में दोनों भाषा की जटिलताओं को समान रूप से प्राप्त करते हैं। शुरुआती दौर में, सिर्फ शुरुआती दौर की बात है कि लड़कियों में भाषा का विकास लड़कों से तेज होता है, परंतु बाद में तो दोनों ही इन जटिलताओं का सामना करते हैं। भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने द्वारा ग्रहण करके एवं अभिव्यक्ति करके सीखी जाती है। आप भाषा को सुनकर, बोलकर, लिखकर प्रकट करते हो, यानी कि LSRW के माध्यम से आप भाषा को सीखते हो और जिसके द्वारा आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। 0 से 6 वर्ष या जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे में भाषा का विकास बड़ी तेजी से होता है। मौखिक रूप से बच्चा अपने शब्दों को पकड़ना शुरू कर देता है। इस उम्र में बच्चा एक दिन के 700 शब्द याद कर लेता है और एक बार में लगातार 3 भाषाओं का अध्ययन कर लेता है। ठीक है, अब जब बच्चा इस अवस्था में है तो लड़कियां लड़कों से जल्दी भाषा सीखती हैं, परंतु जब बड़े होते हैं तब दोनों ही जटिलताओं का सामना करते हैं। ठीक है,
तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, आगे का काम हम कल करेंगे। थैंक्स।